हाँ भाई, तो प्यारे मित्रों, बहुत बहुत दिल से एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अभिवादन, स्वागत, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। और प्यारे मित्रों, आज की ये क्लास सुपर डुपर क्लास है, क्योंकि इसमें आपको सभी मनोविज्ञानी, उनके सिद्धांत, उनके मॉडल्स आदि सब कुछ देखने को मिलेगा। और आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। पहला औपचारिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? यह साइकोलॉजी के इतिहास का सबसे सरल प्रश्न है। और सरल प्रश्न भी आते हैं आपके यहां, ऐसा नहीं है सरल नहीं आते, आते हैं, खूब आते हैं। चलिए तो एक बार पूरी शिद्दत से, दिलो जान से समझ लीजिएगा। गजब का क्वेश्चन है, पहला आज की सीरीज का पहला प्रश्न है बेटा। पहला औपचारिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला। जब बात प्रयोगशाला की आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, विल्हेल्म वुंट जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और जर्मनी के लिप्जिक शहर में, कौन से शहर में मेरे बच्चों? लिप्जिक शहर में। कौन से शहर में? 1879 में। 1879 में इन्होंने दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी। ये लिप्जिक शहर के नाम पर लिप्जिक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस यूनिवर्सिटी का आजकल नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों। तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, का जनक भी कहा जाता है। गजब की बात है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको बेटा? विलियम वुंट को कहा जाता है। भूलना नहीं है, गजब का प्रश्न है। और एक और गजब की बात करें, इनको संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। संरचनावाद का जनक, है ना, संरचनावाद 1892 में दिया था ना, संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। इनको चेतना का जनक भी कहा जाता है। चेतना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, चेतना। अच्छा, बात विलियम जेम्स की आती है तो ये अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक है बेटा, है ना, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक, का जनक किसको कहते हैं बेटा? विलियम जेम्स को। इन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहते हैं। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहते हैं मेरे बच्चों। आधुनिक जनक भी विलियम जेम्स हैं, नए जनक हैं ये। ठीक है ना। अगर जॉन बी वॉटसन की बात करोगे तो जॉन बी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। व्यवहारवाद के जनक हैं। 1913 व्यवहारवाद का जनक वॉटसन कहलाते हैं। उसके अलावा सिगमंड फ्रायड को खूब जानते हो, ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इनके बारे में तो खूब पढ़ा है, मनोविश्लेषणवाद, स्वप्न विश्लेषण, रक्षा युक्तियां, अचेतन, अवचेतन, कितनी लिबिडो, है ना, इलेक्ट्रा ओडिपस, इन सब के जन्मदाता एक ही व्यक्ति है, दैट इज सिगमंड फ्रायड। क्लियर बेटा? क्लास को पूरी दिल लगा के शेयर कर दो। और जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन भावी शिक्षकों ने ईमानदारी से, दिल से, अभी तक ऐसे कितने सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में जो रोज मुझसे पढ़ते हैं, लेकिन वो चैनल को, इस छोटे से परिवार को ज्वाइन नहीं करते। बड़ी शर्म की बात है यार, बड़ी हद हो गई। ये कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी थी विलियम जेम्स ने। बेटा ये आत्मसंप्रत्य के भी जनक हैं, सेल्फ कंसेप्ट के फादर हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। मूल प्रवृत्ति शब्द के जन्मदाता भी विलियम जेम्स है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको सिखाते रहेंगे हम डेली। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, गजब का। गेस्टाल्ट का प्रेग्नेंज का नियम मूलतः क्या कहता है? यह बहुत प्यारा प्रश्न है। यह आ सकता है प्रश्न, यह आ सकता है, आया हुआ है, मोस्ट लगा लो बेटा। प्रेग्नेंज का नियम कहता है धारणा सरलतम और श्रेष्ठ संगठन चुनती है, समान तत्व केवल रंग से समूहित होते हैं,
गहराई केवल दूरबीन संकेतों पर निर्भर करती है, ध्यान असीमित संसाधन है। ये गजब की बात है, सिंपल है। प्रज्ञेंज का नियम कहता है कि जो परसेप्शन है ना वो फेवर सिंपलेस्ट, धारणा जो होती है ना वो सरलतम और श्रेष्ठ संगठन चुनती है। यार एक बात बताओ, प्रत्येक व्यक्ति की एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होता है कि वो जो सरल काम होता है ना भाई साहब उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये प्रवृत्ति है मानव की, ये ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर के कारण बेटा ये प्रज्ञेंज का नियम है जो क्या कहता है, गेस्टाल्ट थ्योरी। बेटा गेस्टाल्ट थ्योरी तो खूब पढ़ी है ना आपने, 1912 में गेस्टाल्ट वर्ड वर्दीमर ने दिया था। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म 1920 में हुआ था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टाल्ट शब्द का बेटा अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकार। ओके फ्रेंड्स, आंसर ए करना पड़ेगा, बिल्कुल सरल आंसर है, गजब की बात है। और जिन मित्रों ने अभी तक सेशन को पूरी शिद्दत से शेयर नहीं किया है, बिल्कुल गलत बात है। देखो बेटा समूह बनाने की बात आती है ना, जहां पर समूह बनाने की बात आती है तो इसके नियम बेटा निकटता का नियम, समानता का नियम, निकटता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम, ये सारे कार्य करते हैं। ये भी गेस्टाल्ट थ्योरी के नियम है बेटा, ठीक है ना। और ये गहराई केवल दूरबीन संकेतों पर निर्भर करती है, ये बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए शाबाश, चलिए बहुत गजब की बात है। और कमेंट, बाकी एक्स्ट्रा कमेंट तो छोड़ दो, केवल पढ़ने वाली बात करो, ठीक है ना। तो मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर के संकेत दूरबीन संकेत कहलाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ध्यान असीमित संसाधन है। अच्छा क्या लगता है आपको कि ये जो ध्यान है हमारा वो वास्तव में सीमित क्षमता वाला संसाधन है असीमित? बेटा अगर कोहेन मैन के अनुसार बात करें तो कोहेन मैन एक व्यक्ति है, कोहेन मैन, और कोहेन मैन ने इसे सीमित संसाधन नाम दिया है, सीमित संसाधन कहा है, ठीक है ना। सीमित संसाधन कहा है किसको बेटा? बेटा ध्यान को। ये इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, लेकिन उत्तर तो हमारा ए ही परफेक्ट होगा। क्या होगा? ए होगा मेरे लड्डू। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। प्रारंभिक छननी यानी फिल्टर ध्यान मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रश्न देखो, कौन सा मॉडल किसने दिया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया? वाव, प्रज्ञेंज, गुड, बिल्कुल सिंपलेस्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, अभिवादन। चलो बेटा बता दो, प्रारंभिक छननी यानी फिल्टर ध्यान मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने, एन ट्राइजमैन ने, कोहेनमैन ने और डाइच एंड डाइच ने। धमाका प्रश्न है, हु प्रपोज्ड द अर्ली फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एक बार पूरी शिद्दत से फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। देखो गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो इन्होंने तो एक मॉडल दिया था, दैट इज क्षीणन मॉडल, क्षीणन मॉडल दिया था। अब सबका लिख लेना भैया, सबका लिख लेना। और फिल्टर, फिल्टर मॉडल कौन किसने दिया था? बेटा फिल्टर मॉडल, फिल्टर मॉडल दिया था आपके किसने? डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने। किसने दिया था भैया? डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने। और कोहनमैन ने कौन सा दिया था? बेटा क्षमता मॉडल। किस कौन सा अभी बताया था? संसाधन या क्षमता मॉडल? क्षमता या संसाधन मॉडल भी कह देते हैं इसको, अभी अभी तो डिस्कस किया था हमने। संसाधन या क्षमता मॉडल कौन देते हैं? कोहेनमैन देते हैं। और डाइच और डाइच, ये कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि जिंदगी में गलत ना हो बेटा। लेट सिलेक्शन मॉडल है ना, डाइच और डाइच के द्वारा यहां पर लेट सिलेक्शन मॉडल, लेट सिलेक्शन मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? डाइच एंड डाइच ने। बी नोटेड योर माइंड, धमाका प्रश्न है, मोस्ट लगा के पढ़ना बेटा, ठीक है बच्चा। 100% इस क्लास से आपका पेपर है ना बहुत सरल बनेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, फायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो अगला प्रश्न पढ़ो।
हाँ भाई, शास्त्रीय अनुबंधन में रेस्कोला वैगनर मॉडल किसने औपचारिक किया था? गजब प्रश्न है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग हु फॉर्मलाइज्ड द रेस्कोला वैगनर मॉडल? स्कीनर ने, रेस्कोला और वैगनर ने, थॉर्नडाइक ने और बांडुरा ने। ये दुनिया का सबसे सरल सवाल बन गया है ना भाई? देखो, सरल सवाल है, और चूंकि जानते हो बेटा, रेस्कोला और वैगनर जो मॉडल है ना, उसके माध्यम से CSUS भविष्यवक्ता मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। याद रखना, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल CSUS भविष्यवक्ता मॉडल में परिवर्तित हो जाता है। यही तो कहता है, ये परिवर्तित हो जाता है। यही थीम है बेटा किसकी? रेस्कोला और वैगनर मॉडल की। ध्यान रखना, मतलब CSUS जो हैं, ये जब CSUS के बारे में बातचीत होती है या वो अवधारणा प्रस्तुत होती है, तो उसके आधार पर एक भविष्यवाणी संभव बन जाती है, ठीक है ना? और इसीलिए इसका संबंध भविष्यवक्ता मॉडल में परिवर्तित होने से बन जाता है ना? जी बेटा, बिल्कुल, बहुत बहुत अभिवादन सभी प्यारे बच्चों का। बिल्कुल देखिएगा, सॉरी, देखिएगा, तो बेटा रेस्कोला वैगनर मॉडल जो है ना, इसके माध्यम से CS जो है आपका कंडीशनड स्टिमुलस है बेटा, वो भविष्यवक्ता मूल्य में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि इसके आधार पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एनिमल को या किसी लर्नर को अगर CS प्रोवाइड करते हो, तो उस CS के साथ साथ वह US का यहां पर क्या कर लेता है? कंडीशन स्थापित कर लेता है। और ऐसी स्थिति में फिर उसके प्राणी के बारे में, उस लर्नर के बारे में आप एक भविष्यवाणी, एक प्रेडिक्शन डिफाइन कर सकते हो। इस कारण इसका नाम पड़ गया बेटा, क्या पड़ गया? रेस्कोला और वैगनर मॉडल में यही थीम चलती है। स्किनर की कहानी तो हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक की कहानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के साथ पढ़ते हैं, और बांडुरा की कहानी मॉडलिंग थ्योरी के साथ पढ़ते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन बेटा, बी लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो माय डियर। देखो, कौन सा मॉडल स्मृति को संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक भंडार में बांटता है? प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल, यानी कि मेमोरी के 3 मॉडल, 3 घटक किसने बताए? 3 घटक किसने बताए? 3 टाइप्स किसने बताए? वो एटकिंसन और सिफरिन मॉडल ने बताए थे। एटकिंसन और सिफरिन मॉडल 1986, यू नो वेरी वेल बेटा। एटकिंसन और सिफरिन मॉडल बेटा, ये पहला मॉडल है, ये स्मृति का पहला मॉडल है, स्मृति का प्रथम मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है मेरे लड्डू? प्रथम मॉडल है बेटा, प्रथम मॉडल है। इसको अवस्था मॉडल कहते हैं। इसको कौन सा मॉडल भी कहते हैं बेटा? अवस्था मॉडल भी कहते हैं बेटा। इसको मॉडेल मॉडल भी कहते हैं। इसको मॉडेल मॉडल भी कहा जाता है, मॉडेल मॉडल भी कहा जाता है। इसको एटकिंसन और सिफरिन मॉडल भी कहते हैं, एटकिंसन व सिफरिन मॉडल भी कहते हैं, व सिफरिन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, गड़बड़ मत करना बच्चे। और इसी मॉडल को सूचना प्रसंस्करण मतलब इंफॉर्मेशन सूचना प्रसंस्करण मॉडल भी कहा जाता है। और इसने स्मृति को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। दैट इज कौन कौन सी बेटा? वो है आपका संवेदी, सेंसरी, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म। ठीक है ना? क्लियर कट बात है। धमाका प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बेटा। आज तो तिहरा शतक बनना चाहिए ना। तो प्रसंस्करण स्तर मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, कार्य स्मृति मॉडल नहीं, केवल प्रसंस्करण नहीं, कार्य स्मृति मॉडल प्रोसीजरल बेटा, PDP कनेक्शनिस्ट नहीं, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्लास को जिन्होंने शेयर कर दिया ना, उनको दिल से धन्यवाद। देखिए भाई, प्रसंस्करण मॉडल किसने दिया था पूछ ले तो बेटा, ये क्रैक और लॉकहार्ट ने दिया था ना, बताया था मैंने, पढ़ाया था।
अरे लॉकहार्ट पढ़ाया था, क्रैक और लॉकहार्ट का है। कार्य स्मृति बेटा वर्किंग मेमोरी मॉडल, ये बेडले का बहुतत्व मॉडल से, ये बेडले ने दिया था। बेडले, बेडले के बहुतत्व मॉडल में कार्य स्मृति मॉडल को पढ़ा है हम लोगों ने। वेलकम, स्वागत है। तीनों मॉडल बिल्कुल पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बेडले और हिच, चलो ध्यान से पढ़ लेना, गलत मत करना। और ये तो यहां पर उसका उसका पार्ट है, स्मृति के पार्ट। तीनों मॉडल्स को नोट कर लो, खोपड़ी में सेट कर लो। हाँ, कार्य स्मृति मॉडल में कई बार बेडले नहीं दे तो हिच और आता है साथ में, हिच, हिच का ध्यान रखना बस, बस और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ो, ठीक है ना। तीनों मॉडल क्लियर खोपड़ी में सेट कर लो। आंसर तो एक कर दो इस प्रश्न का, लेकिन नोट कर लो, एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना भाई। बिल्कुल सही बात है, ये दिल की आवाज है। लाइक शेयर के लिए तो कहना पड़ता है यार, आप लोग टीचर्स हो, आप लोग टीचर्स हो, टीचर्स को तो कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के कर्मठ विधेय हैं, इसीलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। बताओ बेटा, मूलभूत से विकासात्मक आवश्यकताओं तक मानव प्रेरणा की सोपान पद्धति किसने दी थी? बताओ, हुज हायरार्की ऑफ नीड्स एक्सप्लेन्स ह्यूमन मोटिवेशन फ्रॉम बेसिक टू ग्रोथ नीड्स। बेसिक टू ग्रोथ नीड्स, बिल्कुल गजब की बात है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। हर्जबर्ग ने, मैस्लो ने, मैक्लीलैंड ने, व्रूम ने, बहुत परफेक्ट प्रश्न है, गजब का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। आंसर इजी है ना। अरे भाई, मूलभूत से विकासात्मक आवश्यकताओं, आवश्यकताओं की बात बेटा, प्यारे बच्चों, आपको पता है 5 नीड्स, 5 नीड्स की कहानी कौन पढ़ते हैं? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी ना, 2 फैक्टर थ्योरी। और 2 फैक्टर्स को तो आप जानते हैं ना, कौन कौन सा? एक हाइजीन फैक्टर, एक हाइजीन, एक तो हाइजीन फैक्टर है और दूसरा आपका प्रेरक फैक्टर है, मोटिवेटर फैक्टर है। यू नो, गजब का क्वेश्चन है, ये मानवतावादी हैं, ठीक है ना। मैक्लीलैंड उपलब्धि अभी प्रेरणा की बात करते हैं, साथ में शक्ति और संबंध की बात करते हैं। तीन तीन आवश्यकताओं का ध्यान रखना इनके साथ। एक तो प्यारे बच्चों याद रखना, मैक्लीलैंड आ जाए तो उपलब्धि नंबर 1, दूसरा शक्ति और तीसरा संबंध। खोपड़ी सेट कर लेना, गड़बड़ मत करना। ये तीनों आवश्यकताएं मैक्लीलैंड बताते हैं। कौन बताते हैं? मैक्लीलैंड। और व्रूम कौन सा देते हैं? अपेक्षा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अरे लड्डुओं, समझ लो, जान लो, पहचान लो, बी लॉक करके चलो आगे। अगला प्रश्न पढ़ो भाई, कौन सा भाव सिद्धांत कहता है देह परिवर्तन पहले और भावना बाद में? कैननबार्ड, जेम्स लेंगे, सेक्टर सिंगर, लेजारस मूल्यांकन। कितना अच्छे से पढ़ा दिया हर को, हर एक को। हाइजीन और मोटिवेटर 2 फैक्टर ऑफ हर्जबर्ग बेटा, क्लास को पूरी शिद्दत से, दिलो जहां से, प्यार से, मोहब्बत से, अपने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर बेटा क्या जाएगा अगर किसी का भला हो जाएगा, है ना। तो फिर शिद्दत से करो, दिल लगा के करो। चलिए, और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को, यार कितने महान विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारी क्लास में, जो पता है भाई सब चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे यूट्यूब ने बताया कि तुम्हारे 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। कितने महान हैं, और अपने आप को टीचर कहते हैं ये लोग, कितनी शर्म की बात है। हाँ भाई, चलो बेटा बता दो फटाफट आंसर, सबने बेस्ट उत्तर दिया है ना। भैया देह परिवर्तन पहले, हमने पढ़ाया था शारीरिक परिवर्तन पहले और भावना बाद में, वो कैनन बार्ड में होता है। किस में होता है? कैनन बार्ड में होता है क्या? नहीं, गलत। इसमें दोनों साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। नंबर 1 तो जेम्स लेंगे में पहले शारीरिक क्रिया और फिर वो होता है क्या? भाव। बिल्कुल 100%। और सेक्टर सिंगर में क्या होता है बेटा? सेक्टर सिंगर में क्या होता है? संज्ञानात्मक,
संज्ञानात्मक लेबलिंग जरूर आता है, इसीलिए खोपड़ी सेट कर लो। और लेजारस में मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन आता है, इसलिए आंसर क्या दोगे? बी। बेटा ये तो अभी पढ़ाया था मैंने मेरे लाइव बैच में, पेड बैच में। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, पढ़ाई 360 की एप्लीकेशन से, तो भैया ये तो गड़बड़ झाला है। देखो कंसेप्ट जिसको आता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं आती, जिसको कंसेप्ट नहीं आता डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी नहीं बहुत आ जाती है। एक जिंदगी का एक सवाल आपकी जिंदगी की दशा और दशा बदल देगा, ठीक है ना, दिशा और दशा। ये क्लास ऐप पर डाला जाता है नहीं डाला जाता? 100% डाला जाता है बेटा, वहां पर सिस्टमेटिक मिलता है, टेंशन मत करो, ठीक है ना, टॉप क्लास मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री मिलता है। वहां पर फ्री कंटेंट में जाकर देख लो, हमारी ये क्लास आपको दिख जाएगी कल। और बैच के अंदर अलग से दिखने, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। निर्णय में उपलब्धता व प्रतिनिधित्व जैसी अनुमानी रणनीतियां किसने प्रमुखता से बताई? डंकर ने, न्यूवेल और साइमन ने, ट्वर्स्की और कोहेनमैन ने, या फिर वालस ने? वालस कल ही पढ़ाया था, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, बता दो बेटा 100%। देखो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की बात और ह्यूरिस्टिक का ठोस ढांचा जो प्रस्तुत किया था ना, संज्ञानात्मक, बिल्कुल संज्ञानात्मक और ह्यूरिस्टिक जो ढांचा प्रस्तुत किया था वो किया था बेटा ट्वेरस्की, है ना, ट्वेरस्की और कोहेनमैन ने किया था। किसने किया था बेटा? ट्वेरस्की और कोहेनमैन। नोट कर लो, निर्णय में उपलब्धता की बात, ठीक है ना, और प्रतिनिधित्व, इन दोनों की बात, अनुमानी रणनीतियां किसने प्रमुखता से बताई थी? तो ट्वेरस्की और कोहेनमैन ने बताई थी। किसने बेटा? ट्वेरस्की और कोहेनमैन ने। डंकर ने तो फंक्शनल फिक्सनेस और समस्यात्मक बाधाएं दर्शाई थी ना भैया, इनको तो आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल फंक्शनल फिक्स्डनेस के लिए, फिक्स्डनेस ये समझा दिया था, आज ही पढ़ाया था मैंने बच्चों को, है ना, एप्लीकेशन पर। और न्यूवेल और साइमन ने, अगर न्यूवेल और साइमन की बात करोगे तो बेटा ये प्रॉब्लम स्पेस की और मीन्स एंड एनालिसिस की बात करते हैं, आज ही डिस्कस किया था। मीन्स एंड एनालिसिस, इसको ये याद रख लेना, मीन्स एंड एनालिसिस, एनालिसिस याद रख लेना, बस ये लिख लेना खोपड़ी में। हाँ, प्रॉब्लम स्पेस की भी बात की है इन्होंने, है ना, न्यूवेल और साइमन ने प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी दी है, प्रॉब्लम स्पेस, ठीक है भैया। न्यूवेल और साइमन, न्यूवेल और साइमन के साथ क्या याद रखोगे? मीन्स एंड एनालिसिस, और साथ में प्रॉब्लम स्पेस खोपड़ी में सेट कर लो, बिल्कुल 100%। क्लास को दिल लगा के शेयर कर दो। और बेटा वालस ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए थे ना, मैंने बताया था सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के 4 चरण बताए थे, याद होगा, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। याद है क्या सबको? अरे भैया प्रिपरेशन 4 चरण कौन कौन से थे बताया था ना, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है ना, दूसरा इंक्यूबेशन बताया था ना, इल्यूमिनेशन, सॉरी, तीसरा इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। याद है क्या? पक्का 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 कंफर्म? सर मेरा क्या होगा बेटा? होगा वही जो राम रचि राखा। इसलिए जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी तो ये 9-10 दिन की जो जंग है ना, बिल्कुल बेटा, जो 9-10 दिन की इस जंग को शिद्दत से लड़ेगा ना, जीत उसकी हो जाएगी। सिर्फ 10 दिन में स्टेट निकाला जा सकता है। आप क्या करो? टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, और कंसेप्ट थ्योरी बस 10 घंटे डेली पढ़ लो। 10 दिन आप 5 घंटे थ्योरी पढ़ लो, 50 घंटे थ्योरी मार लो,
50 घंटे थ्योरी मार लो मात्र, और 50 घंटे आप लोग मार लो क्या 9 दिनों में, 90 घंटे ओनली, और 9 दिन में क्या मार लो माय डियर, मजा आ जाएगा। इस बार गर्दा उड़ा दो बेटा, बस बस यही सिद्धत है मेरे बच्चों की। धमाका है ना, इसको नोट कर लेना, खोपड़ी में सेट भी कर लेना। चलो आंसर क्या कर दूं, अरे आंसर तो सी कर देता हूं, आंसर सी कर देता हूं। ये है पोस्टमार्टम सीरीज, जिसने पढ़ ली ना जिंदगी बन जाएगी। ठीक है ना बेटा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धमाका प्रश्न। बेटा क्वेश्चन पूछा है, हु प्रपोज्ड जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जी सामान्य कारक है का प्रस्ताव किसने दिया, थर्स्टन, स्पीयरमैन, कैटल, गार्डनर। प्यारे प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल, धमाका प्रश्न है। कितने बजे तक क्लास चलता है ये क्यों पूछते हो, अभी तो एग्जाम देना है ना, एग्जाम दो, मस्त रहो, खुश रहो। सर चलिए बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, जबरदस्त। देखो थर्स्टन ने एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्राइमरी, आ सकता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज लिखी थी। ठीक है ना, 1938 में लिखी थी। इसमें इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी। ठीक है, तो थर्स्टन तो हटा दो, ये तो है नहीं। जी किसने बताया था, अरे भैया स्पीयरमैन ने जी और एस दिया था, 1904 में दिया था, ब्रिटेन के रहने वाले थे। जी फॉर जनरल फैक्टर, एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। कैटल ने आपका 2 दिए थे, एक तो तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि, है ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, शानदार, वेरी गुड बेटा। ठीक है, और गार्डनर ने बेटा 1983 में, है ना, 1983 में बुद्धि के 7 फ्रेम्स बताए थे अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इसीलिए दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन यार, इजी प्रश्न है। आज जिन बच्चों के कंप्लीट मैराथन में से पूरा 100% सही होगा ना भाई साहब, उसको मिलेगा प्राइज। ठीक है ना, फटाफट ईमानदारी से, कौन सा तनाव मॉडल, कौन सा तनाव मॉडल, अलार्म प्रतिरोध क्षय चरण, ये पूरा समझा दिया मैंने,
खोपड़ी में सेट चरण बताता है भाई विच स्ट्रेस मॉडल डिस्क्राइब अलार्म, रेसिस्टेंस और एक्जॉशन स्टेज। बताओ कैनन का युद्ध या पलायन, फाइट एंड फ्लाइट, ये कैनन का है। खोपड़ी में सीखो, एक और नया प्रश्न आ गया। कैनन ने फाइट और फ्लाइट मॉडल दिया था। शैली का सामान्य अनुकूलन लक्षण GAD दिया था, बिल्कुल दिया था। GAS थ्योरी, GAS है ना, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम दिया था, जिसमें 21 संलक्षण बताए थे। गुणसूत्र, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, गुणसूत्रीय, ठीक है। ये किसने दिया था? ये बेटा हेंस शैली ने दिया था। उसके बाद लेजारस का लेन देनात्मक मॉडल या होम्स राहे का जीवन घटना मॉडल। अब बोलना पड़ेगा क्या उत्तर होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, धमाका प्रश्न का धमाका उत्तर देना पड़ेगा ना। आंसर क्या होगा बेटा, कोई डाउट ही नहीं है बेटा। हेंस शैली कहते हैं, क्या कहते हैं? अलार्म, प्रतिरोध और क्षय की बात करते हैं। कौन करते हैं? हेंस शैली। बेटा लेजारस का लेन देनात्मक मॉडल और साथ में संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल भी याद रखना इनका। संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल भी इन्हीं का है, ये भी खोपड़ी में सेट करना। होम्स राहे जीवन घटना, बेटा अगर होम्स राहे जीवन घटना की बात करते हो तो बेटा ये जीवन घटनाओं की भार संख्या देता है। ये क्या देता है? ये भार संख्या की बात करता है ना, भार संख्या की वकालत करता है होम्स राहे की जीवन घटना। उत्तर क्या लिया दिया बेटा? बी। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे बेडले की वर्किंग मेमोरी, बेडले ने कौन सी वर्किंग मेमोरी में कौन सा घटक सूचनाओं को एकीकृत एपिसोड में जोड़ता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफर और संवेदी रजिस्टर। क्या प्रश्न पूछा है यार। इन बेडलेस वर्किंग मेमोरी विच कंपोनेंट ब्लाइंड इंफॉर्मेशन इनटू इंटीग्रेटेड एपिसोड्स। बेटा बेडले का मॉडल खूब पढ़ाया मैंने। सॉरी सर जी, नेट खत्म हो गया। बेटा नेट ले लो उधार, पड़ोसी और पड़ोसन से फटाफट पढ़ना शुरू कर दो दबा के, ठीक है ना बेटा। हमने बताया था, आपको पता है बेडले ने सन 2000 में विभिन्न स्रोतों की जानकारी को जोड़कर क्या बनाया था? एपिसोड बनाता है। और वो किससे लिंक करता है? LTM से। तो ये किससे बनता है बेटा? बेडले। बेडले किससे बनाते हैं भाई? अरे बेडले किससे बनाते हैं? यू नो वेरी वेल, बेडले बनाते हैं एपिसोडिक बफर से। सी आंसर। वाओ, ये कब दिया था? बेडले ने सन 2000 में दिया था। इसका लिंक किससे होता है? LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी से हो जाता है, ठीक है ना। लिंक किससे होगा? LTM से होगा बेटा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, बेटा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव केंद्रीय, उसका ध्यान बेटा नियंत्रण और ध्यान का आवंटन करना है। नियंत्रण और ध्यान का आवंटन कौन करता है? नियंत्रण व ध्यान का आवंटन हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का होता है। और फोनोलॉजिकल लूप का संबंध हमारी ध्वन्यात्मक, ध्वनि आदि से होता है, ठीक है ना। और संवेदी रजिस्टर का मतलब बेटा सूचनाओं को रजिस्टर करने से होता है, सूचनाओं के लेखन से होता है, ठीक है ना। ये मल्टी स्टोरी मॉडल है भैया, है ना, ये मल्टी स्टोरी मॉडल है। इसका संबंध बेडले के कार्यकारी स्मृति से नहीं है। तो बेटा एपिसोडिक बफर हो जाएगा बी। अगले सॉरी बी नहीं बेटा, सी करना पड़ेगा ना। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। पांडुरा के बोबोडॉल निष्कर्ष मुख्यतः क्या दिखाते हैं? अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं, ये तो गेस्टाल्ट है। ये तो क्या है? गेस्टाल्ट है, हटा दो बेटा। अवलोकन आधारित अधिगम और परोक्ष सुदृढ़ीकरण यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बिल्कुल दिखाता है 100%। और विकेरियस रीइंफोर्समेंट 100% दिखाता है। शास्त्रीय अनुबंधन ये तो पावलव का है लड्डुओं। और ड्राइव आधारित आदत ये आपका CL हल्का है। इसलिए उत्तर क्या दोगे बेटा? बी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का तात्पर्य क्या है? थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स केवल अभ्यास से आदत बनती है। अंतर्दृष्टि परीक्षण त्रुटि को प्रतिस्थापित करती है। सुदृढ़ीकरण अनावश्यक होता है।
या फिर सुखद परिणाम एसआर बंधन को मजबूत करते हैं? यार एक बात बताओ, जहां पर परिणाम की बात आती है वहां पर स्कीनर आता है, मैंने बताया था आपको, एसआर बंधन को मजबूत करता है। ठीक है, सुदृढ़ीकरण अनावश्यक है, जहां पर अनावश्यक है वहां पर क्या हो सकता है आपका, बिल्कुल गेस्टाल्ट हो सकता है। ठीक है ना। और अंतर्दृष्टि परीक्षण त्रुटि को प्रतिस्थापित करती है 100%, बिल्कुल क्या बनती है, बिल्कुल 100%, कोई डाउट नहीं है। इसलिए प्रश्न बहुत आसान बन गया है बेटा, क्या बन गया है, प्रश्न बहुत इजी बन गया है। लेकिन अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ोगे तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। ये तो अंतर्दृष्टि त्रुटि को प्रतिस्थापित करती है, ठीक बात है, लेकिन बात प्रभाव के नियम की, और प्रभाव का नियम हमेशा सुखद परिणाम। आपको पता है प्रभाव के नियम को सफलता असफलता का नियम कहते हैं, मैंने समझाया था। यही गलती करेंगे मुझे पता है, सफलता असफलता का नियम, इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। सुख और दुख कितनी बार सिखा रखा है क्लास में, इसलिए उत्तर तो डी सही हो जाएगा। प्रभाव का नियम पूछा है, प्रभाव के नियम का तात्पर्य पूछा है, इसीलिए प्रश्न का उत्तर डी होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि थॉर्नडाइक का त्रुटि उठा लिया और त्रुटि देखते ही सही कर दिया, ना बाबा ना, गलत बात है। अगला प्रश्न पढ़ो, जेडपीडी, वाइगोत्स्की का जेडपीडी क्या दर्शाता है? वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज केवल वर्तमान स्वायत्त स्तर, स्वायत्त और सहायता प्रदर्शन के बीच का अंतर, स्थिर आईक्यू परास, या शुद्ध परिपक्वता चरण। ओ माय गॉड, अरे भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है दूसरों के द्वारा प्राप्त सहायता से किसी समस्यात्मक क्षेत्र या जोन से बाहर निकलकर अपने संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करना। ठीक है ना। देखिए बेटा, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का ही है, और प्रभाव के नियम से स्कीनर के अधिगम सिद्धांत का जन्म होता है। ये दो बातें खोपड़ी में सेट कर लो बस। ठीक है बच्चे, चलो, तो आंसर यहां पर तो परफेक्ट हो गया बेटा, स्वायत्त और सहायताप्रद। जहां पर सहायताप्रद होती है ना बात, वहां पर यानी दूसरों की, बड़ों की सहायता के द्वारा आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इट मींस फैक्ट है, इट मींस सरल है, वो ही आपका जेडपीडी है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो जेडपीडी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पढ़ो, स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में कौन सा संयोजन है? यह अच्छा प्रश्न पूछा है। वर्बल स्पेशियल लॉजिकल, वर्बल स्पेशियल लॉजिकल, ये तो गार्डनर में चलता है ना बेटा, गार्डनर में हटा दो। द्रव स्फटिक प्रैक्टिकल, फ्लूइड क्रिस्टल, ये तो कैटल के साथ चलता है ना, हटाना पड़ेगा। उसके बाद विश्लेषण, सृजन और व्यावहारिक, एनालिटिक, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ये स्टर्नबर्ग में चलता है ना, 100% ध्यान रखना पड़ेगा। स्टर्नबर्ग कब दिया था? 1985 में। कहां के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे बेटा। अरे जिनको समझ में आ रहा है ना तो बल्ले बल्ले, और जिनको नहीं आ रहा है तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है ना, ये पढ़ के जाना है, ये क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। ये कारक विश्लेषण है ना, ये कारक विश्लेषण, जी एफ जीसी एंड जीवी, ये कारक विश्लेषण है, कारक विश्लेषण है। और कारक विश्लेषण ये कैटल के व कैरोल के हैं, दो लोगों का नाम याद रखना है, जीएफ जीसी और जीवी। चलो, ध्यान हो गया बेटा। आंसर क्या दिया मेरे बच्चों ने? सी दे दिया। अगला प्रश्न पढ़ो, कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत अधूरी आकृतियों को पूर्ण देखने की प्रवृत्ति बताता है? समापन, सामान्य नियति, निकटता और आकृति भूमि। ये धमाका प्रश्न है, इसको मोस्ट लगा लो भैया, मोस्ट लगा लो, ऐसे प्रश्न आते हैं। अधूरी आकृतियों को पूरा करना, मैंने समझाया था, अधूरी आकृतियों को पूरा करना 1985, 1985, स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल।
बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। चलो प्यारे बच्चों, शाबाश। ये मैराथन है ना, ये रामबाण मैराथन चल रही है आजकल। इन मैराथन को पढ़ के जाना है एग्जाम देने 16 नवंबर को, और धमाल मचा के आना है। ठीक है ना मेरे मित्र, मुझे आशा उम्मीद है। और गलत क्या कर रहे हो भैया, समापन का नियम होगा ना, अधूरी आकृतियों को पूरा करना। मैंने बताया था ना कल, सर्किल बना के, यहां पर ये आधा सर्किल है और यहां पर, लेकिन इसको पूरा देखना, ये समापन के नियम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना बेटा। सामान्य नियति, ये नियम नहीं है। निकटता, यानी जब कोई दो या अधिक वस्तुएं आपस में निकट पास आकर एक समूह का निर्माण करे, वो निकटता का नियम। आकृति, भूमि, पृष्ठभूमि, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें यह पृष्ठभूमि से आकृति को पृथक करने का सिद्धांत है। पृष्ठभूमि से आकृति को पृथक करना, पृष्ठभूमि से आकृति को पृथक करना, पृथक करना। ठीक है ना, ये इसका काम है। चलो तो आंसर ए कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो। धमाका बेटा, मिलग्राम की आज्ञाकारिता पढ़ा दिया, शोध से क्या प्रमुख निष्कर्ष निकला? अरे अधिकांश लोग अधिकार को तुरंत नकारते हैं, या आज्ञाकारिता केवल शारीरिक दबाव में होती है, या व्यक्तित्व आज्ञाकारिता का पूर्ण निर्धारक है, या फिर साधारण लोग हानिकारक हद तक भी अधिकार का पालन कर सकते हैं। क्या गजब का प्रश्न घुमाया है, वाह। मिलग्राम और सोलोमन, ऐसा सब पढ़ा दिया तुमको। धमाका प्रश्न है ना, फोटो बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे पता था हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन ले डूबेंगे तुमको भी साथ साथ। देखो मेरे कुछ विद्यार्थियों ने धमाल मचा दिया है। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा, दिल से बोलना, शिद्दत से बोलना, क्या हो जाएगा अगर इस बार आज तिहरा शतक लगा दोगे, है ना? आखिर क्या हो जाएगा? एक एक बार क्लास को थोड़ी देर यहीं पर रोक के और हम लोग जाते हैं और एक 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 अंगूठे का क्लिक कर देते हैं, बस काम हो जाएगा, है ना बेटा? और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो साइकोलॉजिस्ट का क्लास नहीं है बेटा। कैसे नहीं है, क्या बात करते हो, पूरा ही वही है, पूरा ही धमाका क्लास है। कुछ कंसेप्चुअल क्लास इसलिए डाला है क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ। पूरा ही मॉडल, सिद्धांत और वही प्रतिपादक की तो पूछ रहे, और पूछ क्या रहे हैं हम लोग। ये देखो आंसर डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी। अब आपको पता होना चाहिए कि मिलग्राम ने आज्ञाकारिता का सिद्धांत दिया था, हाँ दिया था। सोलोमन एस ने कन्फर्मिटी का सिद्धांत दिया था, अनुरूपता का। और क्या पढ़ोगे बेटा, अरे क्या पढ़ोगे, यही तो तरीका बेस्ट है। वो वाली हलवा वाली क्लास क्या पढ़ोगे, वो तो मैं वैसे ही, साधारण लोग हानिकारक हद तक चाहे नुकसान हो जाए फिर भी अधिकार का पालन कर सकते हैं, दूसरों की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। वही है आज्ञाकारिता, वही है आज्ञाकारिता। ठीक है ना? और दूसरों के दबाव में, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दूसरों के दबाव में। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक असंगति, अब देखो ये आ गया। फिर कहते हो कि सर ये तो वो वाला नहीं है। यार तुम पढ़ते क्या हो, फिर पढ़ना भी नहीं आता क्या? फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक असंगति, लियोन फेस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया था, पता है ना? और वो कब सबसे अच्छे से दिखता है, उसका एक और धारणा दे दी। मतलब पूरा पोस्टमार्टम करो तो ढंग से करो, नहीं तो काहे को करते हो, मत करो। बहुत बड़ा इनाम दृष्टिकोण परिवर्तन बढ़ाता है ना? छोटा प्रलोभन अधिक दृष्टिकोण परिवर्तन कराता है। असंगति न हो तो भी असुविधा बनी रहती है। मान्यताएं कभी नहीं बदलती। ये देखो ऐसा प्रश्न घुमाया, पहले तो पता चला कि किसने दिया, है ना? लियोन फेस्टिंगर ने क्या दिया बेटा, मिनिमल जस्टिफिकेशन में छोटे इनाम के कारण व्यक्ति आंतरिक विश्वास बदलकर असंगति घटाता है ना? मिनिमल, अरे भैया, यानी कि स्मॉल इंसेंटिव, मिनिमल इंसेंटिव लीड्स टू मोर एटीट्यूड चेंज। भैया छोटे इनाम के कारण, पता है ना, कई बार हम पढ़ते हैं कि मिनिमल जस्टिफिकेशन में छोटे इनाम के कारण भी व्यक्ति आंतरिक विश्वास बदलकर असंगति को बताता है।
कि यार मेरे साथ गलत नहीं हुआ, उसको तो बड़ा इनाम दे दिया और मुझे छोटा इनाम दिया, थोड़ा सा विश्वास को तोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन होती है संज्ञानात्मक असंगति में, अकॉर्डिंग टू लियोन फेस्टिंगर बेटा, है ना। चलो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा, वो तो करवा दिया है राहुल जी, वो तो कंप्लीट करवा दिया है माय डियर फ्रेंड, मेरे मित्र, बिल्कुल कंप्लीट 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, प्रीवियस पेपर करवा चुके हैं हम धमाकेदार अंदाज में। 4 क्लासेज में दोनों पेपर करवा दिए थे। पढ़ लेना आप लोग 50-50 करके, ठीक है ना, पढ़ के जाना अच्छे से ढंग से, क्लियर है। और ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी निकालो कि प्रीवियस वाला ही आएगा। हाँ, उसमें से 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 16-17 तक मिल रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को। पढ़ के जरूर जाना उस पेपर को, तो तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा। चलो, बुद्धि सिद्धांतों के बारे में सही मिलाओ। थर्स्टन केवल जी, थर्स्टन केवल जी थोड़ी देते हैं, ये तो स्पीयरमैन देते हैं, उड़ा दो। गार्डनर जीएफ और जीसी मॉडल देते हैं क्या? नहीं, ये तो कैटल और कैरोल देते हैं, कैटल और कैरोल देते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। स्पीयरमैन जी और एस देते हैं, 100% देते हैं। कैटल त्रिआयामी देते हैं, नहीं, त्रिआयामी तो गिलफोर्ड देते हैं। कौन देते हैं? गिलफोर्ड देते हैं 1967 में। अब कहते हो कि यार मॉडल और सिद्धांत पूरा करवा रहा हूं आज, और केवल जी कौन देते हैं? स्पीयरमैन देते हैं। ये मैराथन अद्भुत मैराथन है बेटा, ऐसी वैसी नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर रहा हूं मैं। अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ भाई, कौन सा इंटरवल पैमाने का उदाहरण है? समान इकाइयां हो पर वास्तविक शून्य नहीं हो। सेल्सियस तापमान में, किलोग्राम में वजन, बच्चों की संख्या और दौड़ में क्रम। यार कितना सरल प्रश्न है, ये तो मैंने आज ही प्रैक्टिस करवाया था मेरे विद्यार्थियों को, जो मेरे साथ पेड बैच में पढ़ते हैं ना, उनको करवाया था आज की आज प्रैक्टिस, बिल्कुल करवाया था, याद भी होगा सबको। देखो बेटा, बहुत सरल प्रश्न पूछा है, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि यहां पर तो क्या होता है, यहां पर तो रेशो होता है, यहां पर तो रेशो होता है, क्योंकि यहां पर शून्य का कॉन्सेप्ट है ना, यहां पर शून्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों की संख्या की अगर बात करोगे बेटा, अगर यहां पर रैंकिंग की बात करोगे तो ऑर्डिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल हो जाएगा, पता है ना आपको, बिल्कुल बेटा। और अगर संख्या की बात करोगे तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा, है ना, डिस्क्रीट हो जाएगा। ये ऑर्डिनल में चला गया, ये डिस्क्रीट में चला गया, ये आपका इंटरवल में चला गया। तो पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है समान इकाई या इंटरवल पूछा है। तो इंटरवल कहां होता है? सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, आज ही पढ़ा था आज की डेट में, ठीक है ना। आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो भाई, टॉलमैन के भूल भुलैया प्रयोग। अब देखो, पूछेगा तुमसे, अरे भूल भुलैया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पूछेगा तुमसे। भूल भुलैया यानी टॉलमेंस एक्सपेरिमेंट विद मेज प्राइमरीली सपोर्टेड विच आइडिया का प्रयोग किस विचार का प्रमुख समर्थन करता है? शुद्ध उद्दीपन और प्रतिक्रिया श्रृंखला का, संज्ञानात्मक मानचित्र और गुप्त अधिगम का, केवल ड्राइव कमी का, परीक्षण त्रुटि द्वारा मोहर लगना। धमाका प्रश्न है बेटा, बी को लॉक कर दो।
देखो बेटा, हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत किन के बीच भेद करता है? किन के बीच? केवल आंतरिक बनाम बाह्य प्रेरणा, हाइजीन कारक बनाम प्रेरक, आवश्यकताएं बनाम ड्राइव, अपेक्षा बनाम वैलेंस। ओ माय गॉड, है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, धमाका प्रश्न है बेटा, कितना सरल प्रश्न है बेटा। हर्जबर्ग का द्विकारक कितना अच्छे से पढ़ा है। देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है ना, हाइजीन और फैक्टर और मोटिवेशन, दो ही तो मोटिवेशन बताए थे। बी परफेक्ट हो गया यार। अब तो पेपर आने तो दो। केवल आंतरिक बनाम बाह्य प्रेरणा, ये प्रेरणा का कंसेप्ट है। आवश्यकता बनाम ड्राइव, ये हल और मैस्लो की कंसेप्ट है। अपेक्षा बनाम वैलेंस, ये कुर्ट लेविन और ब्रूम की कंसेप्ट की अवधारणा है। इसलिए गजब का प्रश्न है बेटा, इसलिए बी को लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो। हैब के अधिगम नियम का केंद्रीय विचार क्या है? बिल्कुल गजब का प्रश्न है। हैब, हैब के अनुसार पूछा है। बोलो बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हैब के अधिगम की बात करें तो रिहर्सल से एलटीएम बनता है, यानी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है क्या? गलत कर दिया, गलत कर दिया। जो न्यूरॉन्स साथ सक्रिय हों उनके संबंध मजबूत होते हैं। अरे यार, जो कोशिकाएं जब साथ साथ एक्टिव होंगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, उनके संबंध तो मजबूत बनेंगे। यही तो बात कहते हैं हैब। हैब का केंद्रीय विचार यही तो है। निषेध विस्मृति तय करता है। ये तो कौन कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्मृति के जन्मदाता कौन है भाई? हरमन एबिंगहॉस। यू नो वेरी वेल, पता है ना? हाँ, एकल एंग्राम स्थल की बात करोगे तो ये प्रश्न बेटा, एकल एंगलग्राम, बेटा ये स्मृति की जगह नहीं है। ये तो इसका संबंध तो नेटवर्क से है। किससे? बेटा ये नेटवर्क की बात करता है ना? ये मल्टीमीडिया की बात करता है। इसका संबंध स्मृति से नहीं है, गलत हो गया। चलो, गिब्सन की पारिस्थितिकी दृष्टिकोण याद कर लेना, नोट कर लेना। गिब्सन ने कौन सा दिया? अरे, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स गिब्सन्स इकोलॉजिकल व्यू? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण गिब्सन का, या फिर हम किसका पढ़ते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, एक बार जबरदस्त, है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, तो को सबसे अच्छे से कौन दर्शाता है? धारणा पूर्णतः शीर्ष आधारित होती है, धारणा संकेतों से निष्कर्ष पर आधारित होती है, या धारणा सीधे अपरिवर्तों और उपलब्धताओं को पकड़ती है, या धारणा केवल संवेदना ही है? ओ हो, क्या परसेप्शन का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। धमाका प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, और आंसर बिल्कुल 100%। धारणा सीधे अपरिवर्तों, इनवेरिएंट्स और उपलब्धताओं, अफोर्डनेसेस को क्या करती है? डायरेक्टली पकड़ती है। गिब्सन का परिस्थिति की दृष्टिकोण, यानी परिस्थिति में जैसे कंसेप्ट और अवधारणाएं होती है ना, बिल्कुल बेटा, बेटा फॉरगेटिंग और मेमोरी का संबंध हरमन एबिंगहॉस से है बेटा। हरमन एबिंगहॉस ने अपने ऊपर 2300 शब्दों के प्रयोग द्वारा यह बताया कि स्मृति प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी होती जाती है ना? विस्मृति की बात इन्होंने की थी, गजब की बात। स्मृति की बात 1885 में कॉन्सेप्ट दिया था, कितनी बार समझाया है ना? विनर का आरोपण सिद्धांत नोट कर लो। विनर ने कौन सा दिया था बेटा आरोपण सिद्धांत? दैट इज विनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी मेनली वेरियस अलोंग विच डायमेंशंस। विनर का आरोपण सिद्धांत खोपड़ी में सेट कर लो। मुख्यतः किन आयामों पर भिन्नता बताता है? क्षमता बनाम गुण पर, लोकस स्थायित्व नियंत्रणता पर, गति शक्ति और शुद्धता पर, केवल प्रयास बनाम भाग्य पर। अब विनर का जिन बच्चों को बिल्कुल खोपड़ी में सेट करके ध्यान रखना है, दैट इज वो कौन सा है बेटा? विनर का आरोपण सिद्धांत किसकी बात करता है? लोकस की, है ना? बिल्कुल, यानी स्थान की, स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की बात करता है, और साथ में नियंत्रणीयता की, कंट्रोलेबिलिटी की बात करता है। 100% परफेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना? और हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है भाई, क्षमता बनाम गुण, गुण की जब बात आती है तो अल्पोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यू नो। गति शक्ति शुद्धता की बात आती है तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग
मैक्लीलैंड को लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना, केवल प्रयास बनाम भाग्य की बात करते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बात करता है। चलो, लिकर्ट स्केल, ये आपका एटीट्यूड स्केल आ गया है ना। लिकर्ट स्केल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल को सबसे अच्छे से कैसे परिभाषित करेंगे? अब लिकर्ट स्केल में खोपड़ी लगाओ कि लिकर्ट में कौन सी आती है, क्रम निर्धारण मापनी आती है या फिर रैंकिंग आती है? जल्दी बता दो फटाफट। चलो, निर्णायकों से समान विपरीतता अंतराल, या फिर सहमत असहमत मदों का योगात्मक रेटिंग, या फिर द्विध्रुवीय विशेषणों पर वैचारिक अंतर, और गुटमैन का संचयी स्केलोग्राम। ओहो हो, अब देखो एक प्रश्न ये तैयार हो गया, गुटमैन का क्यूमुलेटिव स्केलोग्राम याद रखना है आपको, गड़बड़ नहीं करना है इस प्रश्न में। और ये क्वेश्चन फिर से लिकर्ट स्केल में हमेशा अनेक मदों पर सहमति और असहमति का रेटिंग देखा जाता है। रेटिंग से समझ जाओ, अरे रेटिंग से समझना है ना, रेटिंग का मतलब लिकर्ट हो गया, सिंपल कहानी है, ठीक है ना मित्र। बिल्कुल बी को लॉक कर दो बेटा। अगला प्रश्न, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल बुद्धि को कैसे व्यवस्थित करता है? कैरोल का त्रिस्तरीय, बेटा कैटल का भी पढ़ा है हम लोगों ने, त्रिस्तरीय होता है, लेकिन कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल की बात करते हैं बेटा। शीर्ष पर जी होता है, बीच में, ठीक है ना, जीएफ जीसी जीवी होता है, और निचले स्तर पर एस होता है। सबसे ऊपर ऊपर जी, मध्य में मध्य की बात करते हैं, तो मध्य में हमने जीएफ जीसी जीवी, जीएफ जीसी और जीवी, और नीचे निम्न कह दो, निम्न होता है एस। ये दिया था स्पेसिफिक, ये दिया था आपका कैरोल ने, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, वन जनरल, सेवरल ब्रॉड, मैनी नैरो एबिलिटीज, या केवल बहु स्वतंत्र बुद्धियां, केवल द्रव बनाम स्फटिक, ये कैटल का है, केवल विश्लेषणात्मक सृजनात्मक व्यवहारिक, स्टर्नबर्ग। देखो कैसे भी कर सकते हो, स्टर्नबर्ग, ठीक है ना, ये कैटल, बहु स्वतंत्र बुद्धियां ये गार्डनर, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो। और ये बच गया आपका आंसर कैरोल का, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे खोपड़ी में इंसर्ट करना चाहिए। चलें आगे, तो ए उत्तर दे दिया बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो, लेजारस का मॉडल किस क्रम पर जोर देता है? उद्दीपन, भावना और मूल्यांकन पर, अराउजल इमोशन अप्रेजल पर, या फिर अप्रेजल अराउजल इमोशन कॉपिंग मूल्यांकन उद्दीपन भावना कॉपिंग पर, भावना देह परिवर्तन और लेबल पर। लेजारस की बात कर रहा है, देह परिवर्तन, भावना और संज्ञान नहीं। गजब का प्रश्न है, आसान प्रश्न है सर। ये सब क्वेश्चन एस्टेट के पीवाईक्यू हैं क्या? पीवाईक्यू तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं बेटा, आप कहां खोए हुए हैं? ये सब तो आज सारे मनोविज्ञानी, उनकी अवधारणाएं, उनके मॉडल और उनके सिद्धांत, ऐसे प्रश्न हैं उनको हाईलाइट, यहां पर वही तो समझाया है भैया। लेजारस ने कौन सा मॉडल दिया था ये पता लगना चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि अराउजल इमोशन और अप्रेजल, उद्दीपन भावना और मूल्यांकन की बात की थी। बिल्कुल 100%, कोई डाउट नहीं है, आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलें आगे, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, पढ़ना ध्यान से। एरोन बैक की बात कर रहा है, एरोन बैक का अवसाद का संज्ञानात्मक मॉडल कौन सा दिया था बेटा? एरोन बैक्स कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन। कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन किसने दिया था? एरोन बैक ने। किस पर प्रकाश डालता है बेटा? केवल इडिगो संघर्ष पर, ये तो फ्रायड डालता है। नकारात्मक त्रय, स्वयं, विश्व और भविष्य पर, केवल सीखीय सहायता पर, या शुद्ध न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी पर?
चलिए बताइए बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आसान है ना बेटा। बेटा सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर, सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर की बात करते हैं, सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर की बात करते हैं कौन? एरोन बैक करते हैं, है ना। ये नकारात्मक त्रय हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, स्वयं, विश्व और भविष्य के बारे में, है ना। विश्व में मेरा ये होगा वो होगा। तो ऐसी नकारात्मक त्रयों की बात किसने की है? बेटा एरोन बैक ने की है अपने अवसाद मॉडल में, जहां पर व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार होता है। इस कारण से आंसर बी। याक्स और डॉडसन नियम प्रदर्शन को किससे जोड़ता है? अरे भैया याक्स डॉडसन का नियम आपको याद होना चाहिए बेटा, हमेशा मध्यम स्तर को सर्वोत्तम बताते हैं वो, मध्यम स्तर सर्वोत्तम। तो इन्होंने थ्योरी कौन सी दी थी बेटा? अराउजल थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? अराउजल थ्योरी दी थी, उत्तेजना सिद्धांत। इसको कहते हैं उत्तेजना सिद्धांत के प्रतिपादक। उत्तेजना सिद्धांत किसने दिया? भैया याक्स और डॉडसन ने। और वो हमेशा प्रदर्शन में किस नियम को जोड़ते हैं बेटा? मध्यम स्तर पर सर्वोत्तम होता है ना, ना उच्च स्तर पर ना निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर की वकालत की है। बी लॉक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं पीएमएएस किसने दिया था? थर्स्टन, स्पीयरमैन, कैटल, गार्डनर। बिल्कुल शानदार। देखो संजय सर साइकोलॉजी की तरफ से मैसेज आ गया है, 10 बजे वाली क्लास में, आज 10 बजे दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 है। दूसरा यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल तो ये है संजय सर साइकोलॉजी, दूसरा आपका अपना परिवार पढ़ाई 360, और इसी नाम से एप्लीकेशन भी हमारी पढ़ाई 360 है। एक और यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 है जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। वहां पर 10 बजे क्लास होती है, यहां पर 8 बजे क्लास होती है। दोनों बातों को परमानेंट, वो क्लास परमानेंट शुरू कर दी अब आपके लिए, ठीक है ना। धमाका मचाएंगे उसमें भी, उसमें भी धमाका। कंसेप्ट आ रहा है एडवर्ड टॉलमैन और एडविन गुथरी की थ्योरीज पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है बेटा। चलो, तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत 1938 में ये दिया था थर्स्टन ने। स्पीयरमैन तो जी और एस देते हैं, ठीक है। कैटल बेटा क्या देते हैं? लिक्विड और क्रिस्टल, ठीक है ना बेटा। चलो अगला प्रश्न, गार्डनर ने बहुबुद्धि दिया था, आंसर ए कर दो बेटा। बहुबुद्धियों के प्रवर्तक कौन हैं? अरे बहुबुद्धियों के प्रवर्तक कौन हैं? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं। कब दिया था? 1983 में। कितने का, कितने बुद्धियां बताई? 7 प्रारंभ में। गार्डनर, बहुबुद्धिया का मतलब गार्डनर। बी होगा, बी क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। कैरोल ने 3 प्रकार बताए थे, बिने ने बुद्धि का 1 प्रकार बताया, स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार बताए, और गार्डनर ने 7 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट, वेक्सलर स्केल आईक्यू को कैसे परिभाषित करता है? वेक्सलर स्केल आईक्यू को कैसे? अनुपात आईक्यू, मानसिक बटा कालानुक्रमिक आयु के आधार पर, केवल परसेंटाइल रैंक के आधार पर, विचलन आईक्यू मध्य 100 और एसडी 15 के आधार पर, या उप परीक्षणों का योग बिना मानकीकरण के आधार पर। जवाब जो, प्यारा प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलो भाई, फटाफट बोलो बेटा। अरे भैया, वेस्लर में, आपको पता है ना, वेस्लर में जनसंख्या मापन, जनसंख्या मापन का संदर्भ प्राप्त होता है, इस आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग होता है। तो जनसंख्या मानक पर आधारित डेविएशन आई क्यू, एम बराबर 100 और एस डी बराबर, है ना, एम बराबर 100, है ना, मीन 100, और एस डी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 15 के आधार पर जनसंख्या मापन का कार्य किया जाता है। इट मीन्स 100% सी परफेक्ट हो जाएगा बेटा, दैट इज सी। अरे आज की मैराथन का बात ही अलग है।
सारे मनोविज्ञानी आ गए इसमें, आपके सिलेबस के हिसाब से पूरे मनोविज्ञानियों को शामिल किया है, उनकी थ्योरी के साथ या उनके मॉडल के साथ या उनके किसी नियम के साथ, जिनके साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए आज की इस मैराथन का कोई जवाब नहीं। देखो संजय सर साइकोलॉजी ने कहा है भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को शेयर करो, ठीक है ना, ईमानदारी से, और लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक तो कर दिया करो, है ना। इतनी बेरहमी तो कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए ना, गलत बात है। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। हाँ, एबिंगहॉस की विस्मृति वक्र आमतौर पर क्या दिखाती है? रेखिक समान दर विस्मृति नहीं, रिहर्सल के बाद शून्य विस्मृति ओके, विस्मृति केवल हस्तक्षेप से होती है, शुरुआत में तीव्र होती है बाद में कम, यानी फिर समतलीकरण हो जाती है, क्या लगता है? अरे यार आपको बताया था, कल भी ऐसी ही क्लास लाइए सर। वो तो लाएंगे बेटा, आप टेंशन ना करो, आप तो बिल्कुल बिंदास रहो। मैंने बताया था प्रारंभ में भूलने की तीव्रता अधिक होती है, फिर धीरे धीरे भूलते हैं, यही तो कंसेप्ट बताया था। अपने ऊपर 2300 बेकार शब्दों का यूज किया था इन्होंने, खुद पर ही। एकमात्र व्यक्ति हैं हरमन एबिंगहॉस जर्मनी के, जिन्होंने अपने आप पर 2300 व्यर्थ के शब्द सॉरी सॉरी चलिए 2300 बेकार के शब्दों का, ठीक है ना बेटा, बेकार के शब्दों का प्रयोग करे बताया दुनिया को कि इस विस्मृति का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यानी भूलने की जो तीव्रता है वो प्रारंभ में तेज होती है और फिर बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? चलिए अच्छा, पढ़ लिया, समझ लिया। अच्छा याद रखना, विस्मृति कभी भी रेखिक नहीं होती, प्रारंभ में तीव्र होती है, ये खोपड़ी में सेट कर लेना, रेखिक नहीं होती। रिहर्सल के बाद शून्य विस्मृति, यार रिहर्सल ही कर लिया तो शून्य कहां होगी, वो तो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, गलत हो गया। विस्मृति केवल हस्तक्षेप से, नहीं 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 नहीं, हस्तक्षेप का रूल नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न। कौन सा ध्यान मॉडल बताता है कि अप्राथमिक संदेश दबते हैं, पूरी तरह कटते नहीं है? अप्राथमिक संकेत दबते हैं, पूरी तरह कटते नहीं है। कितना क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, टेंशन क्यों लेते हो, बताओ। देखो कौन सा ध्यान मॉडल पूछा है बेटा, ट्राइजमैन का क्षीणन मॉडल, ब्रॉडबेंट का फिल्टर मॉडल पहले ही बताया था, डाइच का उत्तर चयन मॉडल सेलेक्टिव मॉडल, और कोहेनमैन का क्षमता मॉडल। इनको नोट कर लेना, नोट कर लेना, आएगा एग्जाम में किसने कौन सा मॉडल दिया। और मेरे बच्चे कहते हैं सर आज तो ये क्लास कुछ अलग ही है, अरे यही तो क्लास अलग है जो धूम मचाएगी आपके स्कोर में। तो बेटा ट्राइजमैन का क्षीणन मॉडल कौन सा ध्यान मॉडल बताता है कि अप्राथमिक संदेश दबते हैं, पूरी तरह कटते नहीं है? वो बताता है क्षीणन, यानी क्षीण होते हैं, सिर्फ पूरी तरह दबते नहीं है, खत्म नहीं होते, सिर्फ कम होते हैं, क्षीण होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। साइकोलॉजी के लिए हमारा चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल है बेटा संजय सर साइकोलॉजी, टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी। अभी तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, और व्हाट्सएप चैनल भी संजय सर साइकोलॉजी है। मुझे इस नंबर पर मुझे हाय हेलो कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भेज दूंगा, फिर आप ज्वाइन कर लेना मेरे लड्डू, ठीक है ना। गलत 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 मत करना, बस ए आंसर दे दो, हेलो। ये देखो पढ़ा दिया, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग के अनुसार स्मृति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? केवल भंडाल, वाह। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग क्रैक और लॉकहार्ट ने दिया था, अरे क्रैक और लॉकहार्ट का मैंने बताया था, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बताया था, क्रैक और लॉकहार्ट का याद रख लो। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग किसने दिया? क्रैक और लॉकहार्ट ने। ये खोपड़ी में सेट करना पड़ेगा, केवल भंडार स्थल पर
एनकोडिंग की गहराई, अर्थ आधारित विस्तार पर, केवल समय व्यय पर और मात्र आवृत्ति गणना पर? ये गजब का प्रश्न है। 10 बजे हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 पर। दूसरा, इसके बाद एक और क्लास कल से स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, कल से एक और क्लास हमने स्टार्ट की है। रात को 10 बजे हमारा दूसरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360, जिसने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसकी क्लासेस को शेयर नहीं किया है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा तो आप नहीं करते, मुझे भी विश्वास है। चलो, आंसर क्या दे दिया भैया? बी सही है, क्योंकि अर्थपरक गहरा प्रसंस्करण जो होता है ना, वो बेहतर स्मृति देता है ना। अर्थपरक, जो भी अर्थपरक गहरा कंसेप्ट होता है ना, वो बेटा स्थायी स्मृति देता है। इसलिए आंसर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग के अनुसार स्मृति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? इसी पर निर्भर करती है। बी लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। अरे टुलविंग है ये, है ना, एपिसोडिक मेमोरी पर टुलविंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। टुलविंग, ये टुलविंग कर देते हैं इसको, टुलविंग। टुलविंग के अनुसार एपिसोडिक स्मृति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है? भैया, एपिसोडिक स्मृति किसने दी? टुलविंग ने। घोषणात्मक है, घोषणात्मक किसने दी? टुलविंग ने। स्पष्ट है, स्पष्ट घोषणात्मक और अघोषणात्मक को कहा जाता है टुलविंग ने। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाइव होगा। ठीक है ना, तो बताओ, सामान्य विश्वज्ञान, कौशल व प्रक्रियाएं, निजी समय चिन्हित घटनाएं, स्वयं अनुभूति सहित, संवेदी पश्च छवियां। ओहो, धमाका धमाका प्रश्न है। शाबाश बेटा, जिन्होंने नहीं किया है ना, वो कर लेना ईमानदारी से, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से। टुलविंग के अनुसार एपिसोडिक स्मृति बेटा, उसमें निजी समय चिन्हित, भैया उसका बर्थडे कब आता है? तब आता है, तो उसका जो व्याख्यान होता है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर का जन्म कब हुआ था, अशोक महान ने क्या किया था, कौन सा कब, तो वो सारी चीजें जो घटनाएं होती हैं, जो चिन्हित घटनाएं होती हैं, वो स्वयं अनुभूति सहित होती हैं, उसको कहते हैं बेटा एपिसोडिक स्मृति में शामिल करते हैं। तो स्वयं अनुभूति के साथ व्यक्तिगत घटनाओं की बात कौन करता है? बेटा एपिसोडिक स्मृति करता है। ठीक है ना। अच्छा, सामान्य विश्वज्ञान, और सामान्य विश्वज्ञान किसमें पढ़ते हो? बेटा ये सीमेंटिक मेमोरी में, सीमेंटिक मेमोरी का पार्ट है। अरे खोपड़ी में सेट कर लेना, अगर सामान्य विश्वज्ञान आएगा तो सीमेंटिक मेमोरी चला जाएगा, और कौशल और प्रक्रियाएं आएंगी। जहां पर कौशल और प्रक्रिया शब्द आ गया, इसका मतलब वो कौन सी है? वो प्रक्रियात्मक स्मृति है। वो कौन सी है? बिल्कुल बेटा, प्रक्रियात्मक स्मृति है, प्रोसीजरल। इसे प्रक्रियात्मक स्मृति कहते हैं बेटा। प्रक्रियात्मक स्मृति कहोगे मेरे लड्डुओं, गड़बड़ मत करना। ठीक है ना। और संवेदी पश्च छवियों की बात करोगे तो संवेदी पश्च छवियां, ये बेटा आपका संवेदी रजिस्टर से संबंधित है ना। ये क्षणिक, ये क्षणिक होता है। ये कैसी होती है बेटा? क्षणिक, संवेदी रजिस्टर में डिफाइन होती है। चलो सी, अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ भाई, गिब्सन की अफोर्डेंस से आशय क्या है? गिब्सन के अफोर्डेंस से आशय क्या है? अरे भाई, गिब्सन के अफोर्डेंस से आशय पूछा है, तो अफोर्डेंस अर्थात पर्यावरण द्वारा, क्या पूछता है? मीन्स पर्यावरण द्वारा प्रस्तावित जो भी प्रत्यक्ष क्रिया अवसर है उसको देखना। पर्यावरण द्वारा सीधे दी गई क्रिया संभावनाओं को देखना, यही गिब्सन का अफोर्डेंस है। तो गिब्सन ने क्या दिया था? अफोर्डेंस थ्योरी दी थी। उसमें किसका संबंध है बेटा? एक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मोस्ट लगा के पढ़ना। कैसे पढ़ना है मेरे मित्र? मोस्ट लगा के। ठीक है बेटा, आसान है। चलो पढ़ें आगे। हाँ भाई, चलें आगे। देखो बेटा, अच्छा, केवल सीखे गए निष्कर्ष, ये तो आपका डायरेक्ट परसेप्शन है ना, प्रत्यक्ष ग्रहण हो गया।
मायावी रेखाएं, हाँ ये प्रश्न पूछ सकता है। और मायावी रेखाओं का संबंध बेटा ये गेस्टाल्ट संबंधित दृश्य घटनाएं हैं, है ना। ये गेस्टाल्ट, क्योंकि आप वहां पर कल्पना करते हो ना, तो ये गेस्टाल्ट संबंधी दृश्य घटनाएं हैं, गेस्टाल्ट संबंधी दृश्य घटनाएं। और ये आपका डायरेक्ट परसेप्शन है ना, प्रत्यक्ष ग्रहण या अवधारणा, ठीक है ना, प्रत्यक्ष ग्रहण है। क्लियर, चलो डी आंसर हो गया। ये अवचेतन की, ये तो मनोविश्लेषणवाद की है ही। अगला प्रश्न पढ़ो। कैली, थर्स्टन और कैली का पढ़ते हैं हम लोग। कैली का सहपरिवर्तन मॉडल आरोपण हेतु किस त्रयी का प्रयोग करता है? अरे गजब का, कैलीज कोवेरिएशन मॉडल। अब कैली का कौन सा मॉडल है याद रखोगे क्या? कैली का सहपरिवर्तन मॉडल। कैली ने कौन सा मॉडल दिया था? सहपरिवर्तन मॉडल। बेटा अब इनको नोट करना है आपको, और इस क्लास को 2 बार 3 बार देख के चले जाना, एग्जाम में काम हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कैली का सहपरिवर्तन मॉडल आरोपण हेतु किस त्रयी का प्रयोग करता है? सहमति, विशिष्टता और निरंतरता का, लोकस स्थायित्व नियंत्रणीयता का, वैलेंस इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेंटेंसी का, निकटता परिहार और द्वंद्व का। प्यारे बच्चों गजब का प्रश्न है, धमाका प्रश्न है, जल्दी बता दो, अद्भुत प्रश्न है। देखो भाई, कैली ने आपका सहमति, कॉन्शियस, डिस्टिंक्टनेस, विशिष्टता और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इन तीनों की बात की है बेटा। कॉन्शियस, कंसेंसस और डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी, सहमति, विशिष्टता और निरंतरता की बात की है किसने? कैली के सहपरिवर्तन मॉडल आरोपण हेतु किस त्रयी का प्रयोग करता है? तो इसका प्रयोग करता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल 100%, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भैया, आपको पता है यह तो किसके हैं? लोकस स्थायित्व और नियंत्रणीयता, ये विनर के हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। और वैलेंस इंस्ट्रूमेंटली एक्सपेक्टेंसी, ये व्रूम का है, ये व्रूम ने दिया था। और निकटता परिहार द्वंद्व, बेटा बिल्कुल इसको लॉक कर लो। निकटता परिहार द्वंद्व जो है ये बेटा सीधा ये सामान्य प्रेरक है ना, ये सामान्य प्रेरक हैं जिनका संबंध गेस्टाल्ट थ्योरी से है, गेस्टाल्ट से है बस, और कुछ नहीं। चलो, तो आंसर आपका ए परफेक्ट हो गया। बी नोटेड योर माइंड, बी नोटेड योर माइंड। सॉरी, हाँ भाई, हाँ विक्टर व्रूम, परफेक्ट है विक्टर व्रूम, बिल्कुल 100%। हाँ नेक्स्ट, सियालडीनी ने अनुपालन के कौन कौन से सिद्धांत दिए? ये देखो ऐसे पढ़ोगे ना तो काम चलेगा, है ना। सियालडीनी ने अनुपालन के कौन कौन से सिद्धांत दिए? सिर्फ अधिकार और दुर्बलता, दुर्लभता, परस्परता, प्रतिबद्धता, संगति, सामाजिक प्रमाण, पसंद, अधिकार, दुर्लभता, या केवल मेर एक्सपोजर और प्राथमिकता, या व्यक्ति विहीनता व प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। बेटा गजब का प्रश्न है, ऐसे वैसे प्रश्न मत पढ़िया करो, ये सीधे छपेंगे आपके एग्जाम में, क्यों चिंता करते हो? चलो बेटा बता दो फटाफट आंसर क्या दिया है। सुपर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल वैसे भी सरल है। यहां पर ऐसे प्रश्न तो बड़े इजी बन जाते हैं कि भैया सियालडीनी ने अनुपालन के कौन कौन से सिद्धांत, परस्परता का दिया था, प्रतिबद्धता या संगति का दिया था, सामाजिकता का दिया था, प्रमाण का दिया था अथॉरिटी, और पसंदगी का दिया था, अधिकार का दिया था, और दुर्लभता का दिया था, स्कार्सिटी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर बात है, समझ में आई बात? पूरी की पूरी कहानी शानदार, जबरदस्त। प्यारे मित्रों, दोस्तों, भावी शिक्षकों, बिल्कुल, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, और इसके आगे का जो पार्ट है हम एक बार बीच में और ले लेंगे, है ना, बाकी 60 क्वेश्चन।
ऐप हमारी पढ़ाई 360 है। कौन सी है? पढ़ाई 360, ठीक है ना, पढ़ाई 360, जहां पर आपको, बिल्कुल प्यारे बच्चों, जहां पर आपको पढ़ाई 360, जहां पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा, लाइव बैच। और गजब की बात है, ये लाइव बैच आपको गजब के साथ, प्यारे बच्चों, आपको लाइव बैच के साथ 2 बैच रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्लस में आपको 7000 MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्लस में 7000 MCQs के अलावा प्लस में आपको और क्या मिलेगा बेटा? और मिलेगा आपको नोट्स कंप्लीट, नोट्स कंप्लीट। साथ में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, है ना, क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी। और अभी बेटा आप 70% ऑफर का फायदा उठा सकते हो, 70% फ्लैट ऑफ है, हर एक कोर्स में फ्लैट ऑफ है। अब ये कम हो जाएगा, है ना, फायदा उठाना है तो उठा लो, 70% फ्लैट ऑफ है। उसके अलावा आपको एस्टेट वाले बच्चों के लिए सभी में संजय 85% ऑफ है, 85% ऑफ है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको संजय 70 कूपन कोड लगाना है, यहां पर संजय 85 कूपन कोड लगाना है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9694164171 है। प्यारे बच्चों 100% अब लगातार मैराथन ही चलाऊंगा, है ना, और ये मैराथन घोट के पी जाना बस। बहुत यूजफुल सेशन है आज का, ये मैराथन सारी की सारी जो डेली चल रही है ना, इनको घोट के पी जाना, है ना। प्रतिभाशाली बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बेटा नॉर्मलाइजेशन वहां पर होता है जहां पर पेपर 1 से अधिक होते हैं, लेकिन आपका तो पेपर ही 1 है, तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, टेंशन छोड़ो। ये बाकी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ पढ़ाई करो धुआंधार, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। और तीनों मैराथन्स का आपको PDF मिल जाएगा संजय सर साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर भी, और आपकी एप्लीकेशन पढ़ाई 360 पर भी, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आज की रात्रि के लिए यहीं पर इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।